हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपकी चैनल आर एम स्टडी पे। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज का स्पेशल सेशन, जो कि चौथी पार्ट है आपका दुर्गापुर और बोकारो स्टील प्लांट का। आज की सेशन में भी आपका 50 क्वेश्चन डिस्कशन होने वाला है। इस क्वेश्चन से हो सकता है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का सेशन। तो आज का सेशन को शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक है, आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पर सेकेंड कितना होता है उसका इक्वल आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका जो डिपेंड करता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पर सेकंड कितना होता है। अब तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। इन इंडिया द सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट, ठीक है, अब इंडिया में जो सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट करता है उसका जो ऑप्शन इन चारों में से कैसा है। पहला ऑप्शन दिया गया आपका 11 kV, दूसरा है 33 kV, तीसरा है 66 kV। ठीक है, तो पहली बात तो ये है जो इंडिया में आपका यूज होता है सिंक्रोनस जनरेटर, वो 11 kV भी जनरेट कर सकता है और 33 kV भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द सिंक्रोनस जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एन, ठीक है, जो सिंक्रोनस जनरेटर है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर को हम एसी जनरेटर भी बोलते हैं और अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, आपका जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसको हम एसी जनरेटर भी बोलते हैं और अल्टरनेटर भी बोलते हैं। तो जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगा के आएंगे तो आपका आंसर सही होगा। पहली बात तो ये है, पहले एक ही प्रोसेस में जो मैं बार बार बता रहा हूँ, आप पहले आप क्वेश्चन को विविडली पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को भी 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आंसर में क्लिक करके आएंगे, क्योंकि ये वाला सवाल में अगर आपको पता है सिंक्रोनस जनरेटर एक एसी जनरेटर डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पे आपका एसी जनरेटर है, तो ऑप्शन ए आप टिक लगा के चले आएंगे, या ऑप्शन बी पे भी आप टिक लगा के आ सकते हैं। जिनको एसी जनरेटर मालूम नहीं है, अल्टरनेटर का मालूम है, ऑप्शन बी पे टिक लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी तक पहले आए। देखिए इधर दिया गया है ओनली ए एंड बी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड द चेंज ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज इज मोर इन केस ऑफ, ठीक है, नो लोड, फुल लोड से नो लोड तक आपका जो टर्मिनल वोल्टेज में जो चेंजेस होता है वो ज़्यादा कौन सा जो पावर फैक्टर में होता है। ठीक है, वो जो है मतलब लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर में होता है एज कम्पेयर टू यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, जो मोर होता है किसमें, ठीक है, फुल लोड और नो लोड का जो टर्मिनल वोल्टेज चेंजेस होता है वो ज़्यादा कौन सा वक्त होता है, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर से सबसे ज़्यादा आपका लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर पे होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इन ए बैलेंस 3 फेज सिस्टम इफ वन ऑफ द 2 वाटमीटर रीडिंग इज नेगेटिव देन, ठीक है, आपका बैलेंस 3 फेज सिस्टम में वाटमीटर में आपका रीडिंग अगर नेगेटिव आता है तो क्या करना पड़ता है। पहली बात तो है वाटमीटर में जो रीडिंग के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट होते, एक है आपका, ठीक है, करंट कॉइल मतलब सीसी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। ठीक है, करंट कॉइल जो है वो लोड के साथ सीरीज में लगता है और पीसी जो है प्रेशर कॉइल वो पैरेलल पे लगता है। ठीक है, तो आपका अगर रीडिंग नेगेटिव आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर कॉइल है प्रेशर कॉइल को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब में से देखने जाए तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर, रीडिंग शुड बी टेकन आफ्टर रिवर्सिंग द प्रेशर कॉइल। ठीक है, रीडिंग आप कब लेंगे, जब आप प्रेशर कॉइल को रिवर्स कर लेंगे उसके बाद आप रीडिंग लेंगे उधर। ठीक है, तो ऑप्शन मतलब सही आंसर जो है आपका बी है। चलते हैं आगे। 2 वाटमीटर मेथड इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, जो 2 वाटमीटर मेथड है कहाँ एप्लीकेबल होता है, स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन कहाँ पे होता है, वो बोथ पे होता है। स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में आपका 2 वाटमीटर मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ आपका 3 वाटमीटर मेथड, 3 वाटमीटर मेथड ओनली फॉर स्टार कनेक्शन में हो सकता है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में क्या होता है, तीनों के तीनों तो फेज अवेलेबल होगा, एक न्यूट्रल होगा, तो इधर आसान होगा। ठीक है, 3 वाट मीटर, पर 3 वाट मीटर डेल्टा कनेक्शन में होना बहुत तकलीफ की बात है। ठीक है,
तो चलते हैं आगे। बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड पावर कैन बी मेजर्ड इन, ठीक है। 2 वाट मीटर मेथड में जो पावर जो मेजर करते हैं वो कौन सा सिस्टम में यूज होता है, वो है 3 फेज 3 वायर सिस्टम। जो डेल्टा का सिस्टम है इधर यूज होता है 3 फेज 3 वायर, ठीक है। ये वाला 3 फेज है उसका RYB, और 3 वायर सिस्टम में आपका जो 2 वाट मीटर मेथड एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। The expression for total power output of a delta connected system in term of phase voltage and current is given by, ठीक है। आपका टोटल पावर कैलकुलेशन के लिए डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में फेज वोल्टेज एंड करंट जानने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है 3 cos फाई, ठीक है। 3 cos फाई। अगर लाइन का अगर निकलना चाहे ये वाला आएगा आपका फेज का, आपका ये जो 3 cos फाई है वो है फेज का निकालने के लिए, ठीक है। अगर लाइन का निकालने का चाहेंगे तो √3 VL IL cos फाई, ठीक है। ये जो पावर है आपका लाइन का निकालने के लिए, फेज का अगर निकालेंगे 3 cos फाई, ठीक है। तो चलते हैं आगे। फॉर एक्सटिंग्विशिंग आर्क इन एन हाई वोल्टेज फ्यूज द एलिमेंट कैन बी इमरेस्ड इन, ठीक है। हाई वोल्टेज फ्यूज में आर्क को एक्सटेंशन के लिए आपका जो एलिमेंट यूज होता है वो क्या है। पहली बात तो आपको पता होगा आर्क एक्सटेंशन के लिए ऑयल यूज होता है उधर, ठीक है। और एक चीज़ याद कर लीजिए वो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राफ्लोराइड और ऑयल जो यूज होता है हाई वोल्टेज फ्यूज में आर्क को एक्सटिंग्विशिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही आपका सही आंसर है, ठीक। द स्पेस विद इन ए बॉडी सराउंडिंग द एलिमेंट इज यूजुअली फिल्ड, ठीक है। HRC फ्यूज में उसका जो स्पेस रहता है बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो एलिमेंट यूज होता है वो क्या है, क्वार्टर्स, ठीक है। उधर जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। चलते हैं आगे। द फ्यूजिंग करंट ऑफ ए फ्यूज डिपेंड ऑन, ठीक है। फ्यूज में फ्यूजिंग करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है इस तीनों चीज़ के ऊपर, मटेरियल लेंथ और डायमीटर, ठीक है। मटेरियल लेंथ और डायमीटर के ऊपर आपका जो फ्यूजिंग करंट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला जो है DRDO में पूछा गया था, ठीक है। ये वाला DRDO का क्वेश्चन सवाल जो है। चलते हैं आगे। For improving the soil condition, the efficiency of earthing system, the pit area around the GI pipe is filled with, ठीक है। आपका अर्थिंग सिस्टम में GI पाइप का जो चारों ओर से जो मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या मतलब क्या कौन सा जो मटेरियल है उसमें हम यूज करते हैं, वो है आपका सॉल्ट और चारकोल और कोयल बोलते हैं, आपको पता होगा। सॉल्ट और कोयल का जो मिक्सचर है हम यूज करते हैं, मतलब अंदर का जो GI का चारों ओर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो उधर मॉइस्चर मेंटेन करता है, ठीक, मॉइस्चर मेंटेन करता है और अर्थ रेजिस्टेंस जो है वो इम्प्रूव करता है, उसका जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। चलते हैं आगे। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ से जो वीडियो है मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से वो रोटेशन हो जाएगा, तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करते हैं मेरे को तो प्लीज़ आप रोटेशन करके ये वाला वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए। अगली बार ये वाला दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप इधर से वीडियो को रोटेट करके देख लीजिए, ठीक है। सीरीज RC सर्किट का नेट पावर क्या है, ठीक है। सीरीज RC सर्किट का नेट पावर क्या है, वो है आपका पॉजिटिव, क्योंकि RC सर्किट का जो पावर का वैल्यू वो मतलब उसका एंगल जो है 360 डिग्री माइनस थीटा के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है। अगर 180 डिग्री माइनस थीटा में रहता तो वो नेगेटिव है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। द प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज इज कॉल्ड, ठीक है। RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो V/I मतलब पावर है, ठीक है। ये जो पावर है कौन सा, मैं आपको पावर ट्रायंगल ऐसे बताया था, ठीक है। नीचे वाला जो ट्रू पावर है ये है VI cos फाई, ये परपेंडिकुलर वाला जो है वो है आपका VI sin फाई जो कि रिएक्टिव पावर है, और आफ्रेंट पावर है V/I, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन बी आफ्रेंट पावर जो सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे।
द पावर ऑब्जर्व बाय प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज, ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर जो ऑब्जर्वेशन होता है वो है प्योर इंडक्टिव सर्किट में भी 0, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी 0, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर जो है ऑप्शन डी वो है 0 और 0, ठीक है। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो चलते हैं आगे। द पावर कर्व ऑफ फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 0 ओनली व्हेन, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर का कर्व, ठीक है, 0 कब होगा, ठीक है, जब करंट और वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। जब करंट और वोल्टेज का वैल्यू जब 0 होगा तो पावर कर्व में, मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इन डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, जो ऑप्शन सी है आपका, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इक्विवेलेंट रहता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसका, डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। Among the following damping method the mostly effective and efficient damping is, ठीक है। ये चारों में से सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट डैम्पिंग मेथड कौन सा है, ठीक है। वो जो है आपका एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। एडी करंट डैम्पिंग जो है सबसे एफिशिएंट है और इफेक्टिव डैम्पिंग मेथड है, ठीक है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन जी सी, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। फॉर एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और फॉर ट्रैक्शन पर्पज द मोस्ट सुइटेबल मोटर इज, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ट्रैक्शन पर्पज में सबसे जो सुइटेबल मोटर जो कौन सा है वो है डीसी सीरीज मोटर। अगले जो सेशन में इसको बताया था मैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और ट्रैक्शन पर्पज में जो मोटर यूज होता है वो है डीसी सीरीज मोटर। मतलब अभी का जो मॉडर्न पीरियड में जो यूज होता है वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में अब ट्रैक्शन में 3 फेज इंडक्शन मोटर भी अब यूज होता है, पर सबसे जो सही आंसर है इधर आपका ऑप्शन ए डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। और पहले जो है क्वेश्चन बता के आया था, मतलब जब हिल से, मतलब हिल के ऊपर जाएगा, ठीक है, हिल से ऊपर जाएगा तो डीसी मोटर की तरह बिहेव करेगा, जब हिल से नीचे आएगा तो डीसी सीरीज जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। ये जो चीज़ है बहुत बार एग्जाम पे पूछा जा चुका है, ठीक है। चलते हैं आगे। If the number of conductor and speed of a lap-on generator is doubled, then the generator EMF is, ठीक है। जब आपका स्पीड, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर एंड स्पीड ऑफ ए लैप-ऑन जनरेटर इज डबल, देन द जनरेटेड EMF विल बी, ठीक है। अगर आपका स्पीड और नंबर ऑफ कंडक्टर डबल हो जाता है, ठीक है, आपका स्पीड और कंडक्टर जो है अगर डबल हो जाता है तो आपका EMF क्या होगा, EMF आपका 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका कंडक्टर भी डबल हो रहा है और उसका स्पीड भी डबल हो रहा है, मतलब आपका जो EMF इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर और स्पीड के ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका जो EMF इंड्यूस वो 4 टाइम जो है फॉर द EMF वैल्यू आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। When an AC power is applied to a reactive load, then the voltage is, ठीक है। जब आपके एक लोड में आपका रिएक्टिव पावर अप्लाई होता है तो वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। वोल्टेज करंट के साथ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है, ठीक है। जब रिएक्टिव लोड कनेक्ट होता है तो वोल्टेज आपकी करंट के साथ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हो जाता है, ठीक है। जब रिएक्टिव पावर नहीं तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ऐसे वोल्टेज और करंट ऐसे ही रहता है, एक ही ग्राफ में रहता है, ठीक है। चलते हैं आगे। ए वेक्टर क्वांटिटी हैज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जो है जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन सी जो है इधर आपका सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। और जो स्केलर क्वांटिटी है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, वो है आपका स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, वो है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। इन एसी सर्किट द मैक्सिमम करंट रिक्वायर्ड इज, ठीक है, एसी सर्किट में आपका मैक्सिमम करंट कब रिक्वायर्ड करा, मैक्सिमम करंट मतलब √2 का मैक्सिमम करंट, तो √2 का वैल्यू जो है 1.414 है, जो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है, 1.414 टाइम टू द इफेक्टिव करंट। ठीक है, ये जो है आपका सही आंसर है। और ये जो वैल्यू है वो बार बार पूछता रहता है, मतलब मैक्सिमम का पूछा होगा या अगर आपका एवरेज का पूछा होगा, एवरेज का क्या है 0.637 IMAX। ठीक है, और आपका RMS का पूछा होगा, अगर RMS का पूछा होगा वो क्या है आपका 0.707 मल्टीप्लाइड बाय IMAX। ठीक है, ये जो चीज़ मतलब हर एग्जाम में रिपीट करता रहता है। ये तीनों में से एक वैल्यू जो है एग्जाम पर आता ही आता है, आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, ये जो चीज़ है मतलब दिमाग में एकदम बिठा लीजिए, आएगा ही जो आपके एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं आगे। फॉर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, द 2 पॉइंट चार्ज आर ऑफ। पहली बात तो ये आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट मतलब एक है पॉजिटिव और दूसरा है आपका नेगेटिव। ठीक है, दो की जो है आपका ऑपोजिट चार्ज है। देख, ये जो फॉर्म होता है एक पॉइंट में, जो फॉर्म होता है वो सेपरेट होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है और दोनों पोल में होता है। जैसे कि आपका अगर मैग्नेट की बात करेंगे, एक रहता है नॉर्थ पोल, एक रहता है साउथ पोल। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में आपका अगर होता है होल और एक रहता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है इसमें क्या है, ऑप्शन डी वाला, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन। ठीक है, ये जो आपका होल और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा और दोनों का जो साइन है वो ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन बाय। ठीक है, मतलब इधर जो देखिए आपका चारों ऑप्शन में जो है डायरेक्टली किसमें नहीं है, उसको थोड़ा डिफरेंट क्या हुआ है इधर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन करके पूछता रहता है आपके एग्जाम में। मतलब आपको पता है कि V=IR, ये वाला एक बेस्ट फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, और जो पावर के कॉन्सेप्ट है P=VI, मतलब इसमें से अगर V का निकालेंगे आप V=P/I आएगा आपका। ठीक है, अब आपका आप आएंगे ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन में दिया मतलब P का जो यूनिट है क्या है आपका वाट, I का है एम्पियर, करंट जो है किसका है चार्ज का, मतलब चार्ज का मतलब Q। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी का देखिए V=W/Q। देखिए क्वेश्चन कैसा आपका थोड़ा टर्निंग किया हुआ है इधर। ठीक है, ये वाला जो सवाल है आपका DRDO में आया था और DMRC 2018 में आया था। ठीक है, V=W/Q। ठीक है, चलते हैं आगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज बाय। का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक क्लोज सरफेस में जितना रहता है वो इक्वल किसके साथ रहता है, चार्ज, उसका अंदर का जो चार्ज रहता है उसके साथ आपका इक्वल रहता है। जो ये वाला जो लॉ है उसका लॉ का नाम क्या है, उसका है गाउस लॉ। ठीक है, गाउस लॉ है उसका सही आंसर, जो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं आगे। इन ए 3-फेज ट्रांसफॉर्मर द एंगल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कोर। ठीक है, तो आपको पता ही होगा आपका 3 फेज में जो एंगल डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, 120 डिग्री जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। स्मॉल आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंजेस। ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन का जो डिटेल में सिर्फ लास्ट का जो एंड है इसका मतलब क्वेश्चन है इसका द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज पूछा गया है, मैं अगले जो सेशन में बताया हूँ आपको कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज कैसे है 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक है। ठीक है, 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक है आपको ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। देखिए 20 से लेकर 20
किलो तक उसका जो रेंज है। देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन डाला क्यों, मैं तो ये वाला पहले डिस्कशन करके आया था, फिर डाला क्यों। देखिए क्वेश्चन जो एक एक आप पहले जो बात है एग्जाम पे आप क्वेश्चन जो बड़ा है उसको देख के आप घबरा जाते हैं, इसलिए अगर आपको आंसर भी पता होगा ना आप उसको याद नहीं आता है आपको एग्जाम के वक्त। तो क्या है, चाहे क्वेश्चन जितना भी बड़ा हो उसको विविडली पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेंटेंस में जो है आपको पूछा गया होगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन में सिर्फ आपको लास्ट का जो लाइन द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, ये पूछा गया है आपको, पर ये जो पहले वाला जो है उसका जो वैल्यू है क्वेश्चन के ऊपर नहीं है, पर आपको कन्फ्यूजन के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर आएगा तो पहली बात जो है क्वेश्चन को विविडली पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को देखिए और आंसर पे क्लिक करके आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। द हाई लीकेज इम्पेडेंस ट्रांसफार्मर आर सुइटेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, हाई लीकेज ट्रांसफार्मर जो है कौन सा एप्लीकेशन में यूज होता है, वो है आपका आर्क वेल्डिंग पे। ठीक है, आर्क वेल्डिंग पे आपका हाई लीकेज इम्पेडेंस ट्रांसफार्मर जो है यूज होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर आर मेनली यूज फॉर, ठीक है, आपका जो कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर है वो कहाँ यूज होता है, वो है आपका सप्लाई सीरीज कनेक्टेड स्ट्रीट लाइट। ठीक है, स्ट्रीट लाइट के साथ वो सीरीज में कनेक्शन होकर वो सप्लाई देता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। ठीक, और ऐसे जो ये ऑप्शन में से मैं आपको और एक क्वेश्चन करता हूँ, जो स्ट्रीट लाइट है ना, स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन कैसा होता है, जो आपके रोड में देखे होंगे ऐसे पोल ऐसे लगा होगा, इसमें आपका लाइट होगा। ठीक है, ये जो लाइट का जो कनेक्शन हुआ होगा ना ऐसा, ये जो कनेक्शन है कैसा हुआ होगा, सीरीज में कनेक्शन हुआ होगा या पैरेलल में कनेक्शन हुआ होगा, ये आपके लिए एक टास्क है, आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक टास्क है। ठीक है, कि स्ट्रीट लाइट में आपका कौन सा कनेक्शन यूज होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, और एक बार बता रहा हूँ, स्ट्रीट लाइट में आपका कौन सा कनेक्शन जो यूज होता है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताया गया उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है वो कॉमनली कहाँ यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका पर्सनल कंप्यूटर, और ऑप्शन बी है आपका आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका जो सही आंसर है आपका पर्सनल कंप्यूटर, वो है आपका सही आंसर, क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है, मतलब आपका पीसी में यूज होता है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलते हैं आगे। कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द लीकेज रिएक्टेंस एंड कॉपर लॉसेज, ठीक है, एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है आपका, ठीक है, और एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, मतलब एक ही कोर में वो रहता है। ठीक है, इन दोनों में से पहली बात तो है लीकेज रिएक्टेंस जो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मटेरियल यूज होता है, मतलब उसका कोर का जो मटेरियल होता है वो कम हो जाएगा, मतलब पहली बात जो है कोर कम हो जाएगा, उसके मतलब लीकेज रिएक्टेंस जो ये कम हो जाएगा। अगर लीकेज रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो कॉपर लॉस भी क्या होगा, कॉपर लॉस भी आपका कम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सही है आपका ऑप्शन बी, लेस लेस। ठीक है, मतलब लीकेज रिएक्टेंस भी लेस होगा, कॉपर लॉस भी उधर लेस होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। वेदर द गिवन ऑटो ट्रांसफार्मर इज सेट अप और स्टेप डाउन, ठीक है, वेदर द गिवन ऑटो ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप और स्टेप डाउन, इट्स वोल्ट एम्पियर रेटिंग इज ऑलवेज, ठीक है, और आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है चाहे वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, पर उसका जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है वो क्या होता है, वो ऑलवेज जो है ग्रेटर देन रहता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वोल्ट एम्पियर रेटिंग है और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ज़्यादा रहता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, ग्रेटर देन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलते हैं आगे। यूज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर द इकोनॉमिकल व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज, ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करना सबसे इकोनॉमिकल है, ठीक है, जहाँ पर उसका ट्रांसफार्मर रेशियो जो है नियरली यूनिटी होगा। ठीक है, मतलब 0.9 से ज़्यादा, ठीक है, और 1 से जो है कम रहेगा। ठीक है,
तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब नियर यूनिटी होगा तो उस प्लेस में आपका ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करना इकोनॉमिकल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। ये वाला सवाल भी आपके पॉजल के जैसा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पर क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय V2/V1, देन द रेशियो ऑफ पावर ट्रांसफर टू दैट ऑफ द इनपुट पावर इज गिवन बाय। ठीक है, क्वेश्चन को और एक बार पढ़िए। बताया गया है आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक ऑटो ट्रांसफार्मर का आपको दिया गया है, क्या है, V2/V1। तो आपका जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है आपका यूनिटी पावर वो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात जो ये है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को लेके आपका पावर ट्रांसफर का रेशियो होता है। मतलब आपका V2/V1 जो है वही, मतलब यही होगा आपका इनपुट पावर का रेशियो। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इधर आपका सही आंसर है, V2/V1। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इन ए स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इंक्रीज, देन द सेविंग कॉपर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आपका अगर ट्रांसमिशन रेशियो इंक्रीज कर रहा है तो आपका कॉपर सेविंग भी क्या होगा, वो भी आपका इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। कॉपर सेविंग जो है वो इंक्रीज करेगा कब, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलते हैं आगे। द फ्लक्स अंडर द शेडेड पोल ऑफ ए शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ठीक है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में शेडेड पोल पोर्शन में उसका फ्लक्स जो है वो कैसा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपको, इज इक्वल फेज ऑफ फेज अंडर द शेडेड पोल, लैग द फेज अंडर द शेडेड पोल, लीड द फ्लक्स अंडर द शेडेड पोल। ठीक है, तो आपका शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में शेडेड पोल के नीचे क्या होगा, आपका जो सही आंसर है, लीड द फ्लक्स अंडर द शेडेड पोल। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, क्योंकि शेडेड पोल इंडक्शन मोटर कुछ इस तरह का आएगा उसका फील्ड। ठीक है, इधर आपका एक शेडिंग कॉइल लगा होगा। ठीक है, इधर क्या होगा, उसका अंदर का जो फ्लक्स है वो लीड करेगा, शेडेड पोल पोर्शन के ऊपर में जो फ्लक्स है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तब जाके आपका शेडेड पोल मोटर जो है स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द स्टार्टर ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हैज 2 वाइंडिंग। ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का आपका जो वाइंडिंग है, 2 ही वाइंडिंग है, एक है आपका मेन वाइंडिंग और एक है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें है, द वाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड, मतलब डिस्प्लेस इन स्पेस बाय। ठीक है, आपका जो सिंगल फेज मोटर का, ठीक है, ऐसे 2 वाइंडिंग है, ये वाला है आपका मेन वाइंडिंग, ये वाला है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इन दोनों का अंदर का जो डिस्प्लेस होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कितना का होता है, वो होता है 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। ठीक है, 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट इधर ऑकर होता है मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है इधर, 90 डिग्री, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ठीक है, चलते हैं आगे। इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द मोटर स्पीड ऑन नो लोड इज। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपका मोटर स्पीड नो लोड में कैसा रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड में नहीं रहेगा पर उससे थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर, ऑलमोस्ट इक्वल टू द सिंक्रोनस स्पीड। ये वाला जो सवाल DMRC 2018 को पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। द स्टार्टिंग टॉर्क एंड द पावर फैक्टर ऑफ ए शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क और उसका पावर फैक्टर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में कैसा है। पहली बात जो है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का टॉर्क जो स्टार्टिंग टॉर्क जो है लो है। पहली बात तो इसको पता है आपको, स्टार्टिंग टॉर्क लो है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क लो है मतलब उसका पावर फैक्टर भी जो है वो भी आपका लो होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर, लो मतलब शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क भी लो है और पावर फैक्टर जो है वो भी लो है। तो ऑप्शन जो सही आंसर है ऑप्शन सी। ये जो सवाल बार बार पूछता रहता है एग्जाम पे, ये वाला सवाल को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। इनसे आपका होमवर्क है,
ठीक है, उसका जो आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को स्किप करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको। इन रेफ्रिजरेटर द कॉमनली यूज्ड मोटर आर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में सबसे जो कॉमन यूज कौन सा मोटर यूज होता है, वो है आपका कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जो यूज होता है आपका कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। द कैपेसिटर कनेक्टेड परमानेंटली इन कैपेसिटर ऑन मोटर। ठीक है, आपका जो कैपेसिटर यूज होता है परमानेंटली कैपेसिटर ऑन मोटर में, किस लिए यूज होता है, कैपेसिटर यूज करने का उधर पर्पज क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका इम्प्रूव द पावर फैक्टर, बी में दिया है लोअर द पावर फैक्टर। ठीक है, तो कैपेसिटर यूज होता है उसमें पावर फैक्टर को इम्प्रूवेशन कर लिए, और कैपेसिटर ऑन मोटर में कैपेसिटर जो है और आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगता है। ठीक है, ये वाला सवाल भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिए। चलते हैं आगे। व्हाट इज मीन बाय द इक्वलाइजर बार। ठीक है, इक्वलाइजर बार जो है वो कहाँ यूज होता है। पहली बात, जो इक्वलाइजर बार कहाँ यूज होता है वो है आपका जब कंपाउंड मोटर को, ठीक, कंपाउंड मोटर का पैरेलल ऑपरेशन में ज़्यादातर यूज होता है आपका इक्वलाइजर बार, क्योंकि उधर जो आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको कनेक्शन करते हैं हम इक्वलाइजर बार के साथ। ठीक है, तो इनमें से जो आपका सही आंसर है द बोस कनेक्टिंग सीरीज फील्ड इन पैरेलल। ठीक है, आपका जो इक्वलाइजर बोस बार है वो क्या करता है, आपका सीरीज फील्ड को जो है पैरेलली कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। व्हिच अमंग द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूज द वुलियन मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया गया है आपको, इनमें से आपका वुलियन मेथड में स्पीड कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, आपको पता होगा रोलिंग मिल। ठीक है, ये वाला जो आपको पता होगा वुलियन मेथड में यूज होता है, और इधर जो सारे का सारा जो तीनों ऑप्शन है, मतलब रोलिंग मिल, कॉलरी वाइंडिंग मेथड और लिफ्ट एंड एलिवेटर, ये जो तीनों का तीनों जो है आपका वुलियन मेथड में उसका स्पीड को जो है हम कंट्रोल करते हैं। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ई है आपका सही आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच अमंग दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से यूनिवर्सल मोटर का जो एप्लीकेशन कौन है, यूनिवर्सल मोटर का एप्लीकेशन जो होगा उसका जो प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, वो है आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों में से है आपका जो वैक्यूम क्लीनर, उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो ज़्यादा है वो यूनिवर्सल मोटर में यूज होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर, वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, चलते हैं आगे। यूज ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, मतलब सीटी। ठीक है, सीटी का यूज कहाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन में आते हैं स्टेप ऑफ द एसी करंट। ये जो चीज़ दिया है उधर गलत दे दिया है, क्योंकि आपका जो सीटी है वो एक है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, क्योंकि इधर जो होता है आपका वोल्टेज जो है स्टेप अप होता है। ठीक है, वोल्टेज आपका स्टेप अप होता है और करंट जो है वो स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। मेजरिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए सीटी हम यूज करते हैं, ये वाला सही है आपका। स्टेपिंग डाउन द एसी करंट, ये जो है आपका सही दिया है, क्योंकि सीटी जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप करता है और करंट को स्टेप डाउन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी आपका सही है, मतलब इधर जो है आपका डी, मतलब बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन इधर आपका सही आंसर है। ठीक है, ये जो चीज़ है आप ऑप्शन को विविडली पढ़िए, उसके बाद आंसर को चूज कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ इंसुलेटेड केबल इज प्रिफर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किस तरह का इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटेड केबल आपका यूज होता है। ठीक है, वो है आपका पीवीसी और क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। ठीक है, पीवीसी का है पॉलीविनाइल क्लोराइड और XLPE का है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन जो है आपका XLPE का जो फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ये जो है दो इंसुलेशन आपका यूज होता है, पीवीसी और क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हिच डाटा इज प्रोवाइडेड फ्रॉम नो लोड टेस्ट ऑन इंडक्शन मोटर। ठीक है, इंडक्शन मोटर में नो लोड टेस्ट में इन तीनों में से कौन सा डाटा जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पहली बात जो मैं बताने वाला हूँ आप याद कर लीजिए, क्योंकि
आपका नो लोड टेस्ट में तीनों के तीनों ही होता है, मतलब ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। ठीक, ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है वो है आपका सही आंसर, क्योंकि नो लोड टेस्ट में आप कोरलेस भी पता चल सकता है, मैग्नेटाइजिंग करंट का भी पता चल जाएगा और नो लोड पावर फैक्टर का भी पता चल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। व्हिच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन टू इम्प्रूव द पावर ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपका होम टैक्स में देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का सवाल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अंदर में जो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता के आया जो होम टास्क के लिए, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज की सेशन को यही रखते हैं। अगला सेशन भी जो आएगा वो भी 50 क्वेश्चन का एक सेशन आएगा। और एक बार भी रिपीट करता हूँ जो पहले भी मैं आपको बता के आया हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद जो है उसका एग्ज़ाम का डेट निकला है। तो अभी जो कोरोना के सेशन के बाद ये वाला टेक्निकल का पहला एग्ज़ाम है, तो इसको आप जो फुल्ली एफर्ट होके प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप बीच में जो पढ़े हैं वो एकदम फ्रेश होके पढ़े हुए हैं, उसको आप ये एग्ज़ाम पे यूटिलाइज कीजिए। देखेंगे आपका मतलब सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आप पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखिए एग्ज़ाम को लेके, कॉन्फिडेंस होके एग्ज़ाम पे बैठिए और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना, ऐसे प्रैक्टिस करके जाइए यहाँ से। तो आज की सेशन को एंड करते हैं। जो इस चैनल में नए हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और जो आज का जो होम टास्क मैं आपको दिया हुआ हूँ वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो भी डाउट रह गया आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की सेशन को यही एंड करते हैं। जय जगन्नाथ।